हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में पावर शेयरिंग को समझने के लिए श्रीलंका और बेल्जियम के केस स्टडी को पढ़ा था। आज हम इसी के आगे बढ़ेंगे और ये समझेंगे कि आखिर पावर शेयरिंग डिजायरेबल मतलब कि फायदेमंद क्यों है किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। हमारे आज के इस लेक्चर का नाम है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर के टॉपिक। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का टॉपिक होगा व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, जहां पर हम ये समझेंगे कि ऐसे कौन से रीजंस हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिनके वजह से पावर शेयरिंग डिजायरेबल है किसी भी एक डाइवर्स डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहां से लेकर यहां तक दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस टॉपिक के साथ। पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, इसके लिए कई सारे रीजंस आपके चैप्टर में दिए गए हैं और इन रीजंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है प्रूडेंशियल रीजंस और उसके बाद है मॉरल रीजंस। हम एक एक करके इन दोनों रीजंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रूडेंशियल रीजंस के साथ। अब इससे पहले हम प्रूडेंशियल रीजंस की बात करें, आप सभी का ये जानना जरूरी है कि प्रूडेंशियल का मीनिंग क्या होता है। आपकी बुक में प्रूडेंशियल का मीनिंग दिया हुआ है इस ग्लॉसरी में। तो चलिए इसी की मदद लेते हैं और समझते हैं प्रूडेंशियल को। प्रूडेंशियल इज बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। मतलब प्रूडेंशियल ऐसे डिसीजंस हैं, ऐसे एक्शंस हैं जो कि बेस्ड होते हैं, आधारित होते हैं प्रूडेंस के ऊपर। अब प्रूडेंस का मतलब क्या है? प्रूडेंस उसको कहते हैं जब हम सोच कर समझ कर कोई भी डिसीजन लेते हैं या कोई भी एक्शन करते हैं। तो सोच समझ कर जब भी कोई हम डिसीजन लेते हैं उसी को हम प्रूडेंस कहते हैं। और प्रूडेंशियल डिसीजंस वो हैं जो इसी प्रूडेंस पे बेस्ड होते हैं। या फिर प्रूडेंशियल उन डिसीजंस को बोला जाता है जो कि हम ये सोच कर लेते हैं कि इस एक डिसीजन का, इस एक फैसले का क्या फायदा होगा, मतलब क्या गेन होगा, या फिर क्या नुकसान, मतलब क्या लॉस होगा। तो जब हम एक लिस्ट बना लेते हैं गेन्स और लॉसेस की और उसे कैलकुलेट करके ये समझते हैं कि इस डिसीजन का क्या फायदा है, इस डिसीजन का क्या नुकसान है, तो उन्हीं डिसीजंस को हम प्रूडेंशियल बोलते हैं। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। Prudential decisions are usually contrasted with decisions based purely on moral considerations. मतलब जो भी प्रूडेंशियल डिसीजंस होते हैं जो हम सोच समझकर फायदा नुकसान देखकर लेते हैं, वो सभी डिसीजन मॉरल डिसीजन से काफी ज्यादा अलग होते हैं, काफी ज्यादा कॉन्ट्रास्टेड होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी मॉरल डिसीजंस होते हैं वो मॉरल कंसिडरेशंस पर बेस्ड होते हैं। मतलब कि वहां पर हम ये देखते हैं कि क्या कोई फैसला सही है या गलत, कोई फैसला हमारे लिए मॉरली करेक्ट है या मॉरली इनकरेक्ट। तो उन बेसिस पे जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनको हम मॉरल डिसीजन बोलते हैं। लेकिन प्रूडेंशियल वो डिसीजंस हैं जो हम फायदे और नुकसान के बेसिस पर लेते हैं। इसीलिए प्रूडेंशियल डिसीजंस और मॉरल डिसीजंस एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो प्रूडेंशियल वो डिसीजंस हैं जो कि प्रूडेंस मतलब कि सोच समझकर फायदा और नुकसान देखकर लिए जाते हैं। अब मैं उम्मीद करती हूं आप सभी को प्रूडेंशियल का मतलब तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं और देख सकते हैं प्रूडेंशियल रीजंस के बारे में। यहाँ पर एक डेफिनेशन दी है that prudential reasons stresses that power sharing will bring out better outcomes. मतलब प्रूडेंशियल रीजंस ये कहते हैं कि पावर को शेयर करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि पावर शेयर करने से बेटर आउटकम्स आते हैं। अब यहाँ पर बेटर आउटकम्स इनको कैसे पता चला? क्योंकि इन्होंने फायदा और नुकसान दोनों को कैलकुलेट करा और ये समझा कि पावर को शेयर करने से किसी भी देश को बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो प्रूडेंशियल रीजंस वो हैं जो कि ये कहते हैं कि पावर को इसीलिए शेयर करना चाहिए क्योंकि उससे बेटर आउटकम्स आते हैं। इस डेफिनेशन को और अच्छे से समझने के लिए चलिए प्रूडेंशियल रीजंस देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला रीजन है दैट पावर शेयरिंग रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पावर को शेयर कर देने से दो सोशल ग्रुप्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को, मतलब झगड़ों को हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं। अब आप सभी ने बेल्जियम का एग्जाम्पल तो पढ़ा ही था मेरे साथ।
हमने देखा था कि किस तरीके से बेल्जियम में अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में काफी ज्यादा झगड़े थे, टेंशन्स थी। लेकिन जब लीडर्स ने पावर को अलग अलग लोगों के बीच में, अलग अलग ग्रुप्स के बीच में बांट दिया, तो उसके बाद वो सभी लोग सेटिस्फाइड हो गए और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लग गए, और जो भी वहां के कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो रिड्यूस हो गए। तो ये पॉइंट यही कहता है कि पावर शेयरिंग से कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस किया जा सकता है सोशल ग्रुप्स के बीच में। अब अगला पॉइंट देखते हैं। पावर शेयरिंग इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। मतलब अगर हम पावर को शेयर कर देंगे तो किसी भी देश में पॉलिटिकल ऑर्डर हमेशा स्टेबल रहेगा, मतलब कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। अब आप मान लीजिए किसी भी देश में सरकार अपने मुताबिक डिसीजंस ले रही है, किसी एक कम्युनिटी के तरफ बायस्ड है, मतलब एक ही कम्युनिटी के लिए डिसीजंस ले रही है, जैसे कि श्रीलंका में मेजॉरिटेरियन मेजर्स लिए गए एक ही कम्युनिटी के लिए। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो बाकी की कम्युनिटीज होती हैं उन्हें ऐसा फील होता है कि सरकार हमें रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही है, हमारे इंटरेस्ट को देख ही नहीं रही है। तो उसके बाद वो कम्युनिटीज क्या करती है, वो ग्रुप्स क्या करते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, झगड़े करते हैं, डिमांड्स रखते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से वो उस सरकार को गिरा पाए। और उससे क्या होता है, पूरे देश में पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो बिगड़ जाता है। इसीलिए ये जरूरी है कि हम पावर को शेयर कर दें ताकि देश में सब लोग गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड रहें, खुश रहें। अब इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, पावर शेयरिंग प्रिवेंट्स टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। मतलब अगर हम पावर को अलग अलग लोगों में शेयर कर देंगे तो उससे मेजॉरिटी की टायरनी जो है वो प्रिवेंट हो सकती है। अब टायरनी का मतलब क्या है, टायरनी का मतलब है जब किसी एक ग्रुप को या किसी एक इंसान को एब्सोल्यूट पावर मिल जाए, तो उसी को हम टायरनी बोलते हैं, और फिर वो अपना पावर का मिसयूज करके अत्याचार करे। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है कि अगर हम पावर को शेयर कर देंगे तो कोई एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के पास कभी भी एब्सोल्यूट पावर नहीं आ पाएगी, और जब एब्सोल्यूट पावर नहीं आएगी तो वो किसी भी प्रकार से देश में किसी के भी ऊपर अत्याचार नहीं कर पाएंगे और सब खुशी खुशी साथ में रह पाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल भी हमें पता है, हम सभी ने श्रीलंका के एग्जाम्पल में, केस स्टडी में ये पढ़ा था कि किस तरीके से वहां की गवर्नमेंट ने जब मेजॉरिटेरियन मेजर्स लिए, सारी की सारी पावर जो थी वो एक ही कम्युनिटी के हाथ में आ गई, सिन्हाला कम्युनिटी के हाथ में, जिसके वजह से तमिल का काफी ऑपरेशन हुआ, जिसके वजह से वहां पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। लेकिन वहीं पर अगर पावर को शेयर कर दिया जाता तो कभी भी एब्सोल्यूट पावर किसी एक ग्रुप के पास नहीं होती और सभी लोग खुशी खुशी जी पाते। तो पावर शेयरिंग यही करता है कि वो टायरनी को प्रिवेंट कर देता है, मतलब कि रोक देता है। अब इसी पॉइंट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप सभी के चैप्टर में दी गई है, जो कई बार आपके एग्जाम्स में भी आती है। तो चलिए इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. मतलब कि जब सारी की सारी पावर किसी एक मेजॉरिटी के हाथ में आ जाती है, किसी एक कम्युनिटी के हाथ में आ जाती है, तो वो ऑप्रेस करती है, यानी कि वो ऑप्रेसिव बिहेवियर दिखाती है माइनॉरिटी के तरफ। ऑप्रेसिव का मतलब है कि वो अत्याचार करते हैं, वो दबाने की कोशिश करते हैं, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं माइनॉरिटी ग्रुप्स को। तो जब भी सारी की सारी पावर किसी मेजॉरिटी के हाथ में होती है तो वो माइनॉरिटी को ऑप्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन उस ऑपरेशन का नुकसान सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी को नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी होता है। मतलब जो भी रूइन, जो भी विनाश इस टायरनी के वजह से एक देश में आता है, उसका कॉन्सिक्वेंस सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी को नहीं, लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी फेस करना पड़ता है। जैसे श्रीलंका में हुआ, श्रीलंका में जब दो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हुई, क्योंकि वहां पे टायरनी आ चुकी थी, एक कम्युनिटी का ही रूल आ चुका था, तो दोनों के बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। इतने कॉन्फ्लिक्ट हुए कि वहां पे 26 इयर्स तक एक सिविल वॉर चलती रही। अब उस सिविल वॉर का नुकसान क्या सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी को हुआ? नहीं, उस सिविल वॉर का जो भी कॉन्सिक्वेंस था वो तो मेजॉरिटी को भी फेस करना पड़ा। उस देश की जब इकोनॉमी नीचे गिरी, वो देश जब ग्रोथ करने से रुक गया, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट वहां के सिटीजन्स को पड़ा, और मेजॉरिटी के लोग भी तो वहां के सिटीजन्स ही थे। इसी के साथ साथ जब वहां पर सिविल वॉर हुई तो दोनों ही कम्युनिटी के लोगों की जान गई, दोनों ही कम्युनिटी के लोगों के घर जले। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जब
टायरनी आ जाती है, जब किसी एक मेजॉरिटी का रूल आ जाता है तो उसका नुकसान सभी को झेलना पड़ता है, किसी एक को नहीं। तो ये था ये स्टेटमेंट का मतलब। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉइंट और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आखिरी प्रूडेंशियल रीजन के तरफ। पावर शेयरिंग मेंटेन्स नेशनल यूनिटी। मतलब अगर हम पावर को शेयर कर देंगे तो एक देश में यूनिटी मतलब कि एकता हमेशा मेंटेन रहेगी, बनी रहेगी। अब बेल्जियम और श्रीलंका में फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से दोनों ही देशों में जब कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, लड़ाइयां हुई, तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी उनको फील हुआ कि हमें निग्लेक्ट किया जा रहा है, हमें अलग किया जा रहा है, उनको एलियनेटेड फील होने लग गया। जिसकी वजह से एक पॉइंट ऐसा आया जब दोनों ही देशों में माइनॉरिटी कम्युनिटीज ने ये डिमांड करी कि उनको एक सेपरेट स्टेट दे दी जाए, उनको ऑटोनॉमी दे दी जाए, उनको बिल्कुल अलग कर दिया जाए देश से, ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ले पाएं। अब अगर ऐसे देश का बंटवारा हो जाए तो उससे क्या देश में यूनिटी बनी रहेगी, एकता बनी रहेगी? नहीं, क्योंकि देश तो बंट गया। तो अगर देश को हमें एक साथ रखना है, अलग अलग वर्ग के लोगों को एक साथ खुशी खुशी रखना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम उन सभी को पावर दें, उन सभी को रिप्रेजेंटेशन दें, उन सभी को ये फील हो कि हाँ, हम इसी देश के नागरिक हैं और हमारे इंटरेस्ट को भी देखा जा रहा है, कंसिडर किया जा रहा है। और जब ऐसा होगा तभी किसी भी एक देश में यूनिटी और एकता बनी रहेगी और बंटवारा नहीं होगा। तो ये थे 4 रीजंस प्रूडेंशियल, जो कि ये बताते हैं कि क्यों पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। इन सभी चारों रीजंस में आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे और वो ये है कि इन सभी में बेटर आउटकम्स की बात करी गई है। जो हमारी डेफिनेशन थी प्रूडेंशियल की कि पावर शेयरिंग इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम पावर को शेयर करेंगे तो बेटर आउटकम्स आएंगे। यहाँ पर उन सभी आउटकम्स की ही बात करी गई है। और ये आउटकम्स कैसे निकाले गए हैं? ऐसे ही कंट्रीज के एग्जाम्पल को देखकर, एक्सपीरियंसेस को देखकर, कि अगर पावर को शेयर नहीं किया तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तो फायदा किसमें है कि हम पावर को शेयर कर दें। तो ये थे हमारे 4 प्रूडेंशियल रीजंस। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे रीजंस के तरफ, मतलब कि मॉरल रीजंस। देखते हैं मॉरल रीजंस की डेफिनेशन। Moral reasons emphasizes the very act of power sharing as valuable। मतलब जो moral reasons हैं वो इस बात पर emphasize करते हैं, इस बात पर जोर देते हैं, स्ट्रेस करते हैं कि पावर को शेयर करना जरूरी इसीलिए है क्योंकि पावर शेयरिंग खुद में एक बहुत ही वैल्यूएबल एक्ट है। अब इससे पहले मैं इस डेफिनेशन की गहराई में जाऊं, हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मॉरल का मतलब क्या होता है। आपको याद होगा अभी जब हमने प्रूडेंशियल की बात करी थी तो हमने उसमें मॉरल डिसीजंस के बारे में भी समझा था। हमने ये पढ़ा था कि मॉरल का मतलब होता है नैतिक। मॉरल डिसीजंस वो डिसीजंस होते हैं जो सही और गलत के आधार पर लिए जाते हैं। इधर प्रूडेंशियल रीजंस में हम जो भी डिसीजंस लेते हैं वो फायदे और नुकसान के बेसिस पे लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो हम इस बेसिस पे लेते हैं कि क्या कोई डिसीजन, क्या कोई एक्शन मॉरली करेक्ट है या मॉरली इनकरेक्ट है। तो ये होता है मॉरल का मीनिंग। अब वापस चलते हैं डेफिनेशन के तरफ। यहाँ पर लिखा है कि जो एक्ट है पावर शेयरिंग का वो खुद में ही बहुत वैल्यूएबल है। मतलब कि जो पावर शेयरिंग का जो आइडिया होता है वो डेमोक्रेसी का बेसिक आइडिया होता है। ट्रू डेमोक्रेसी तभी होती है जब पावर को शेयर किया जाता है लोगों के बीच में, ग्रुप्स के बीच में, और सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। तो किसी का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है पावर शेयर करने से, ये तो बात की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पावर शेयरिंग खुद में ही एक डेमोक्रेसी का आइडिया है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा मॉरली करेक्ट है, जरूरी है और साथ ही साथ वैल्यूएबल भी है। अब हम चलते हैं और देखते हैं मॉरल रीजंस को। सबसे पहला रीजन है दैट पावर शेयरिंग रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पावर शेयरिंग एक कोर आइडिया है, बेसिक आइडिया है डेमोक्रेसी का। वही यहाँ पर लिखा गया है कि जो पावर शेयरिंग है वो स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, वो एक तरीके से सोल है, असेंस है डेमोक्रेसी का, और इसीलिए पावर को शेयर करना जरूरी है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। दूसरा रीजन है shares power with those affected by its exercise।
मतलब कि पावर शेयरिंग में पावर को उन लोगों के साथ शेयर किया जाता है, उन लोगों के साथ बांटा जाता है जिन लोगों को उस पावर की एक्सरसाइज से सबसे ज्यादा फर्क पड़े। मतलब कि एक देश के नागरिक, अब गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है या कोई भी पॉलिसी बनाती है तो उसका सबसे ज्यादा अफेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्टली किस पर होता है? सिटीजन्स के ऊपर। तो ये जरूरी है कि किसी भी देश में पावर को उन सिटीजन्स के साथ भी शेयर किया जाए, और पावर शेयरिंग में वही किया जाता है। इसके बाद तीसरा मॉरल रीजन है दैट पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड। मतलब कि पावर शेयरिंग के जरिए लोगों के पास ये अधिकार होता है, ये राइट होता है कि उनसे कंसल्ट किया जाए, उनसे फीडबैक लिया जाए उन सभी डिसीजंस का, उन सभी पॉलिसीज का जो उन लोगों के लिए बनाए जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में भी, इंडिया में भी ऐसे कई मैकेनिज्म्स हैं जिसके जरिए हमसे भी कंसल्ट किया जाता है पॉलिसीज के लिए और डिसीजंस के लिए। कई बार हमारी गवर्नमेंट जब कोई पॉलिसी बनाती है तो वो कई लोगों को, कई एक्सपर्ट्स को बुलाती है, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाती हैं सोशल ग्रुप्स से, और उनसे डिस्कस करती हैं, उनसे कंसल्ट करती हैं, पूछती हैं कि क्या ये डिसीजन आपको सही लग रहा है या कोई फीडबैक है। इनफैक्ट कई सारे बिल्स हैं, कई सारी पॉलिसीज हैं जिस पे हम डायरेक्टली फीडबैक भी दे सकते हैं गवर्नमेंट को। तो इसी तरीके के मैकेनिज्म सिर्फ तभी होते हैं जब पावर को शेयर किया जाता है और लोगों को ये अधिकार दिया जाता है कि हाँ, आपसे भी कंसल्ट किया जाएगा, आपसे भी फीडबैक लिया जाएगा। इसके बाद हमारा फोर्थ रीजन है दैट पावर शेयरिंग बिल्ड्स लेजिटिमेसी थ्रू सिटीजन पार्टिसिपेशन। मतलब कि पावर को शेयर करने से लेजिटिमेसी बिल्ड होती है, मतलब कि गवर्नमेंट वैध बनती है, गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी बिल्ड होती है। कैसे? सिटीजन पार्टिसिपेशन के थ्रू। अब जब गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बना रही है, कोई भी डिसीजन ले रही है, और लोगों के पास भी पावर है कि वो फीडबैक दे सकते हैं, लोगों के पास पावर है कि अगर उन्हें सरकार का काम अच्छा ना लगे तो वो सरकार को गिरा भी सकते हैं। तो जब ये सभी अधिकार, ये सभी पावर लोगों के पास भी होगी तो गवर्नमेंट भी ट्रांसपेरेंट तरीके से, अकाउंटेबल तरीके से काम करेगी, और इन्हीं तरीकों से एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पर फॉर्म हो जाती है। कैसे? सिटीजन के पार्टिसिपेशन से। तो ये थे 4 मॉरल रीजंस जो यही कहते हैं कि पावर शेयरिंग इसीलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये आइडिया सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही इसका फायदा आज हो या 10 साल बाद। और इन सभी रीजंस में सिटीजन पार्टिसिपेशन की और सिटीजन के रोल की बहुत ज्यादा बात करी गई है। तो ये थे हमारे 4 प्रूडेंशियल रीजंस और 4 मॉरल रीजंस जो हमें ये बताते हैं कि क्यों पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, एक अच्छा स्टेप है किसी भी एक देश के लिए, स्पेशली उस देश के लिए जहां पे काफी ज्यादा डाइवर्सिटी हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा और ये सभी रीजंस भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।